हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इश्क की गहराइयों में। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। सारी ज़िंदगी मैंने अपने बच्चों को बहुत प्यार दिया। आखिरकार मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अपने बच्चों को हर तरह की फैसिलिटी और हर तरह की खुशी देकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। आखिर ये सब कुछ मैंने अपने बच्चों के लिए तो किया है। कभी भी मैंने अपने बच्चों पर रोक टोक नहीं की। हमारे घर में ढेर सारे नौकर काम करते थे। यह बात तब की है जब मेरा बेटा रवि 25 साल की उम्र का था और मेरी बेटी पूनम 21 साल की थी। मेरी बेटी विदेश पढ़ने के लिए गई हुई थी। मेरा बेटा इसी शहर में रह के अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि उसके दोस्त भी यहीं पढ़ रहे थे। मैं चाहता था कि रवि जल्द से जल्द मेरी बराबरी पर आ जाए, मेरे काम को संभालने लगे, लेकिन अभी उससे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना था। मैं अपने जवान बच्चों की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता था। आखिरकार अब उनकी ज़िंदगी जीने की उम्र थी। वैसे भी कम उम्र के बाद लोग अपने काम पर ही ध्यान देते हैं और फिर उनके पास ज़िंदगी एंजॉय करने का वक्त भी नहीं होता। मैं भी कुछ ऐसे ही ख्याल रखता था। मेरी पत्नी बहुत मॉडर्न ख्याल की थी। वो अपने बच्चों पर कम बल्कि अपने दोस्तों पर ज़्यादा ध्यान देती थी, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे अपने पेरेंट्स से बराबर प्यार करते थे। ज़िंदगी इसी तरह से बहुत खुशहाल गुजर रही थी। मैं उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं करता था, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर अपने कामों में बिजी रहता था। यह काम मेरी पत्नी के थे कि बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उन्हें इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, मगर वो तो हर बात से आज़ाद थी। हमारे घर में एक बहुत पुरानी नौकरानी रानी रहती थी। हम लोग रानी पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन अब वो बूढ़ी होने लगी थी। आखिरकार वो बहुत सालों से हमारे घर पर काम कर रही थी। उसने हमारा नमक खाया था। वह हमेशा हमारे साथ वफादारी से ही पेश आती थी। उसकी 3 बेटियां थी। 2 बेटियों की वह शादी कर चुकी थी। अब उसकी एक ही बेटी छोटी रह गई थी। एक बार उसने मुझसे कहा कि मालिक, मेरी बेटी घर में अकेली रहती है। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं रह गई कि मैं घर के काम कर सकूं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को भी आप नौकरी पर रख लो। उसे भी कुछ पैसे दे दिया करो। आखिर उसकी भी तो एक दिन शादी हो जाएगी। आप तो जानते हो मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। मुझे ही अपनी बेटियों की शादी करनी है, सो उनका अच्छा बुरा देखना है। मैं अपनी 2 बेटियों की शादी तो कर चुकी हूँ आपकी मेहरबानी से, लेकिन अब मेरी एक बेटी रह गई है। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ आकर अपनी बेटी को सारे काम समझा दूँ, तो मैं थोड़े बहुत काम कर लिया करूँगी, मगर मेरी जगह मेरे बदले ये सारे काम मेरी बेटी कर लिया करेगी। आपको जिस तरह कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं मिली, इसी तरह मेरी बेटी भी आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देगी। रानी की बात सुनकर मैं हंसने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ काम पर अपनी बेटी को बेझिझक लेकर आ सकती हो, और जितने पैसे तुम्हें यहाँ मिलते थे उससे ज़्यादा हम तुम्हारी बेटी को देंगे। मेरी बात सुनकर वे बेफिक्र हो गई थी और अगले ही दिन वे अपनी बेटी को मेरे बंगले में काम पर लेकर आ गई। मैंने उसकी बेटी नेहा को देखा। वह बहुत ही खूबसूरत और कम उम्र की भी थी। उसके चेहरे से मासूमियत साफ नजर आ रही थी। वह घर में आते ही सबसे पहले मेरा आशीर्वाद लेने के लिए मेरे कमरे में आ गई थी, क्योंकि रानी मुझे अपना माई बाप मानती थी। उसके पति के मरने के बाद से ही वह हमारे घर पर नौकरी कर रही थी और हमने उसका बहुत साथ दिया था। उसने अपनी बेटी को हमारे घर के सारे उसूल, काम काज, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था। बाकी और नौकरों पर भी वह निगरानी किया करती थी। उसने अपनी बेटी को मेरी पत्नी से भी मिलवाया था। मेरी पत्नी उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसकी बेटी को हमारे घर में
काम करते हुए अब काफ़ी दिन हो गए थे। उन्हीं दिनों में हमारे घर में नौकरों के लिए काम बहुत बढ़ गया था, क्योंकि मेरी बेटी घर वापस आने वाली थी। उसके आने की खुशी में मैंने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की थी, जिससे मैंने अपनी बेटी के स्कूल की और कॉलेज की सारी फ्रेंड्स को बुलाया था, और हमारे काफ़ी सारे रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर भी आए हुए थे। मेरी बेटी का वेलकम बहुत धूमधाम से किया गया था। वह हम सबको देखकर बहुत खुश हुई थी और पार्टी भी अच्छी तरह से निपट गई थी। मेरा बेटा भी अपनी बहन के आने पर बहुत खुश था। उसने अगले ही दिन ढेर सारी शॉपिंग करवाई। मेरा बेटा जब रानी से मिला तो उसने अपनी बेटी की मुलाकात मेरी बेटी से करवाई। मेरी बेटी जब रानी से मिली तो उसने अपनी बेटी की मुलाकात मेरी बेटी से भी करवाई। उसकी बेटी को देखकर मेरी बेटी बहुत खुश हुई। नेहा की आदत पूनम को बहुत पसंद आई थी, लेकिन नेहा को उसने अपनी खास नौकरानी बना लिया था, जो सिर्फ मेरी बेटी के ही काम करती थी। घर के बाकी कामों के लिए पूनम ने बाकी नौकरों से कह दिया था, क्योंकि जब से मेरी बेटी घर आई थी तब से ही उसके दोस्त उससे मिलने के लिए आ रहे थे। तो कभी वो उनके साथ घूमने के लिए चल जाती थी और कभी उसके सारे दोस्त इकट्ठा होकर घर में पार्टी के लिए एंजॉय करते थे। इस दौरान मेरी बेटी के सारे ही काम नेहा करती थी, क्योंकि नेहा मेरी बेटी को बहुत समझदार लगी। वह उसके दोस्तों के सामने बिल्कुल भी नौकरों जैसे बेवकूफ़ी वाली हरकत नहीं करती थी, बल्कि बहुत समझदार थी और समझदारी से उनके सामने पेश आती थी। पूनम का हर छोटा बड़ा काम नेहा ही किया करती थी, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती गहरी हो गई, क्योंकि जब मेरी बेटी घर में होती थी तो वह अपने आप को बोर महसूस करती थी। इसलिए मैं नेहा के साथ बातें करने के लिए बैठ जाती थी। मेरी बेटी अब जवान हो रही थी, लेकिन उसकी माँ को तो इस बात का होश ही नहीं था। तभी तो मेरी बेटी को नेहा से दोस्ती करनी पड़ गई थी, ताकि घर में वह रहकर बोरियत महसूस ना कर सके। मैंने देखा बेटा जो घर में कभी कभी आता था, अपनी बहन के साथ थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लिया करता था, वरना वह तो ज़्यादातर अपने दोस्तों में ही बिजी रहता था। रात को देर से घर आता और दूसरे दिन दोपहर को सोकर उठता था। रानी की बेटी बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। जिस तरह से कभी रानी ने हमारे घर में काम के अलावा फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था, उसी तरह से उसकी बेटी की भी आदत थी। वक्त इसी तरह गुजरता चला जा रहा था। जिंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। मैं हर तरफ से बहुत सुकून की ज़िंदगी में जी रहा था और ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी, क्योंकि मेरे घर में और बिजनेस में बहुत सुख शांति थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हवा का झोंका आया जिसने मेरे दिल के सुकून को बर्बाद करके रख दिया। लगभग 2-3 दिन गुजर गए थे। मेरी बेटी मेरे कमरे में शिकायत करने आई और कहने लगी कि डैड देखिए ना, नेहा काम पर नहीं आ रही है। आपको पता है, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ मुझे नेहा के ही काम की आदत हो गई है। रानी आंटी कहती हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आप अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाइए ताकि वह जल्द से ठीक हो जाए और घर पर वापस आ जाए। मुझे उसकी बहुत बुरी आदत हो गई है। मुझे दूसरी नौकरानियों के हाथ से अपना कोई काम पसंद ही नहीं आ रहा है। मैंने उसी समय रानी को बुलाया और उससे पूछताछ की कि तुम्हारी बेटी को क्या हुआ है। रानी की आंखों में आंसू थे। वह कहने लगी कि पता नहीं मालिक, मेरी बेटी को क्या हो गया है। 3 दिन से बुखार में जल रही है और डरी डरी सी है। बहुत अजीब सी हरकतें कर रही है। डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने उससे कहा तो फिर मैं तुम्हारे घर डॉक्टर भेज देता हूँ। रानी कहने लगी नहीं मालिक, नेहा मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही है। तो पूनम कहने लगी कि आंटी अगर ऐसी ही बात है तो मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं नेहा को समझाऊंगी और कहूँगी कि वह अस्पताल चले और डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा ले। मगर रानी ने इनकार कर दिया था
और कहा था कि उसकी बेटी रो रो कर अपना बुरा हाल कर रही है। अगर उन्होंने ज़बरदस्ती उसका डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की तो वह और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने उसे समझाया था कि तुम अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करो, आखिर वह कब तक बीमार रहेगी। ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। शायद घर जाने के बाद रानी ने अपनी बेटी से डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़बरदस्ती की होगी और उससे पूछा होगा कि आखिर उसे क्या परेशानी हो रही है, वह क्यों ऐसी हरकतें कर रही है, उसकी तबीयत क्यों खराब है। अगले ही दिन मेरी बेटी और मेरी पत्नी शॉपिंग पर गई हुई थी। दोपहर 1 बजे का समय हो रहा था। मैं उस दिन ऑफिस नहीं गया था क्योंकि उस दिन कोई फेस्टिवल था। मैंने नौकर को बुलाया था और उससे पूछा कि छोटे साहब क्या कर रहे हैं, वह अभी सोकर उठे या नहीं, क्योंकि जिस दिन मैं घर में होता था उस दिन मुझे अपने बेटे का देर तक सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था। इसलिए मैं बार बार नौकरों से उसके बारे में पूछता रहता था। नौकर ने कहा कि अभी छोटे साहब उठे नहीं हैं। वह इतना कहकर वहाँ से चला गया। जब रानी चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए घर के अंदर दाखिल हुई थी, उस समय मैं हॉल में बैठा था। मेरे पास मेरा लैपटॉप था। मैंने रानी को इस तरह रोते हुए देखकर जल्दी से अपना लैपटॉप बंद किया और उसके पास गया। वह अपने साथ अपनी बेटी को भी लेकर आई थी। उसकी बेटी की हालत बहुत बुरी हो रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह न जाने कब से बीमार है। वो बहुत कमज़ोर भी हो चुकी थी और पूरे हफ्ते बाद वह हमारे घर पर नहीं आई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने उसे बहुत समय बाद देखा है, क्योंकि उसके चेहरे का रंग भी काला पड़ चुका था और ना जाने कौन सा सदमा अपने दिल से लगाए बैठी थी। मैंने रानी से कहा कि क्या हुआ रानी, क्यों रो रही हो? तो वह मेरे पैरों पे गिर गई और रोते हुए कहने लगी कि मालिक गजब हो गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो गई। मैंने अपने पैर उसके हाथों से छुड़ाए और उससे कहा कि अब बताओ भी क्या हुआ है। इस तरह शोर मचाने की क्या ज़रूरत है, और रोना बंद करो और तसल्ली से बताओ कि क्या हुआ है। उसके शोर मचाने पर घर की 2-3 नौकरानियां भी वहाँ आकर खड़ी हो गई थीं और कहने लगी कि मालिक, मेरी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर मेरे सामने किया और कहने लगी कि देखो, इसकी हालत इसी वजह से हुई है क्योंकि इसकी इज्जत के साथ खेला गया है। कौन है वो इंसान जिसने तुम्हारी बेटी की हालत की है? बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वह कहने लगी कि मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को इंसाफ जरूर देना। इसके साथ जाति करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा है। छोटे साहब ने ही इसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जब उसने मुझे यह बात कही तो उसके शब्द मेरे कानों को चीर कर मेरे दिमाग तक पहुंचे थे और मेरे दिमाग को एक जोरदार झटका लगा। वह बार बार रो रो कर कह रही थी कि मेरी बेटी के साथ ऐसा करने वाला इंसान आपका बेटा ही है। छोटे मालिक ने ही उसकी इज्जत खराब की है। 1 हफ्ते पहले वह छोटे मालिक के कमरे में सफाई करने के लिए गई थी, मगर जब उसने देखा कि मालिक सो रहे हैं तो वह वहाँ से वापस आ रही थी। तब छोटे मालिक ने उसे आवाज़ देकर काम के बहाने से वापस कमरे के अंदर बुला लिया। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती की और उसे डराया धमकाया कि वो इस बारे में किसी और को ना बताए। मेरी बेटी मासूम है साहब। छोटे साहब ने इसका इस्तेमाल करने के बाद उसे छोड़ दिया। ये सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी और तब से ही ये बीमार है। मैं इसे बार बार पूछ रही हूँ कि तुझे क्या परेशानी है। डर की वजह से डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही थी, मगर आज मैंने इसे अपनी कसम दी है और पूछा है कि क्या बात है, तू क्यों रो रही है, तू क्यों रोए जा रही है। तो इसने मुझे सब कुछ बताया। मैंने तभी चिल्लाकर कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी बेटी झूठ भी तो बोल सकती है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है।
मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है और तुमने इसकी बात पर यकीन कर लिया। नेहा ने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहने लगी कि नहीं मालिक, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही। छोटे साहब ने सच में मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो ज़्यादातर घर में रहता ही नहीं है। वो कहने लगी कि मालिक, उसने मुझे बताया कि काफ़ी दिनों से छोटे साहब की इस पर गंदी नज़र थी, मगर ये उनकी गंदी नज़र को समझ नहीं पाई थी। उसे तो लगता था कि छोटे साहब बहुत ही भले इंसान हैं, मगर छोटे साहब उसके साथ ये सब करेंगे इस बात का इसे अंदाज़ा नहीं था। उस समय मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने नज़र घुमाकर देखा तो नौकरानियाँ अभी भी खड़ी हुई थी जो हमारी बातें सुन रही थी। मैंने उन्हें गुस्से से डांट दिया और वे वहाँ से चली गईं। मैंने कहा, रानी, तुम मेरे बेटे को बदनाम कर रही हो। वह कहने लगी कि मालिक, हम गरीबों के पास सच्चाई दिखाने के सबूत नहीं होते हैं। हमारे लिए तो हमारी इज्जत ही हमारी बहुत बड़ी दौलत है। मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ, वरना मैंने आपका सारी जिंदगी नमक खाया है। मैं आप पर और आपके परिवार पर कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। मेरे तो दिमाग की सारी नसें फटने लगी थी। मेरा सर दर्द करने लगा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी मैंने अपने बेटे को आवाज़ लगाई थी। वह ऊपर वाले पोर्शन में था, इसलिए उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी तो एक नौकर घबरा कर मेरे बेटे को उसके कमरे में जगाने के लिए चला गया। जब मेरा बेटा कुछ ही मिनट के बाद मलती हुई आंखों से नीचे आया तो मैंने अपने बेटे से कहा कि क्या तुमने रानी की बेटी की इज्जत खराब की है। मेरी बात सुनकर तो मेरा बेटा ऐसे रिएक्शन देने लगा जैसे वह इस बारे में कुछ जानता ही ना हो। उसने कहा, डैड, आप तो जानते हैं कि मैं घर में कितना कम रुकता हूँ। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है और ये लड़की मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ऐसा नहीं हो सकता। रानी के साथ साथ उसकी बेटी भी मेरे पैरों पर गिर गई और कहने लगी कि मालिक, मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ कि छोटे साहब ने ही मेरे साथ ज़बरदस्ती। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उनसे बार बार कह रही थी कि वे मुझे जाने दें, मुझे छोड़ दें, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैं झूठ नहीं बोल रही और ना ही मेरी माँ झूठ बोल रही है। उस लड़की की मासूमियत और उसका एक एक शब्द चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि वह सच में झूठ नहीं बोल रही, जबकि मेरे बेटे की नज़र में अच्छी तरह से मैं पहचान गया था कि वह मुझसे नज़रें चुरा रहा था। इसका मतलब साफ था कि मेरे बेटे ने उसकी बेटी की इज्जत खराब की है। मैं समझ चुका था क्योंकि मैं कई सालों से रानी को जानता था, तो अपने बेटे को भी बहुत अच्छी तरह जानता था। मैं तो इस समय रानी से नज़रें मिलाने के काबिल ही नहीं रहा था, लेकिन मेरी भी लोगों में रेपुटेशन थी। अपने बेटे की वजह से मैं अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा बेटा बार बार यही कह रहा था कि ये लड़की मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ये गरीब लड़कियां होती ही ऐसी हैं, हम अमीर लड़कों को प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। उसने कहा कि डैड, ये काफ़ी दिनों से मुझ पर नज़र रखे हुए मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती है। मैं जब इसकी बातों पर नहीं आया तो इसने मुझ पर ऐसा घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया। सबकी बातें सुनने के बाद मैंने रानी से कहा कि अच्छा ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ, तुम्हें ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। तसल्ली से मेरी बात सुनो, मुझे बताओ अब तुम क्या चाहती हो। उसने कहा कि मालिक, भला मैं आपसे क्या चाहूँगी। मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, इसकी कहीं और शादी भी नहीं हो सकेगी। अगर कहीं इसकी शादी हो भी जाती है तो इसके पति को पता चल जाएगा कि मेरी बेटी शादी से पहले ही अपनी इज्जत खो चुकी है। इसका घर नहीं बच सकेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर भी पड़ती हूँ,
मेरी बेटी की शादी छोटे साहब के साथ करवा दीजिए, क्योंकि इस परेशानी का एक यही इकलौता हल है। उसकी बात सुनकर मैंने चौंक कर उससे कहा, ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपनी बेटी को इस घर की मालकिन बनाना चाहती हो? मैं अपनी बेटी को मैं अपने बेटे की शादी कभी भी तुम्हारी बेटी के साथ नहीं करवा सकता। तुम जानती भी हो कि मेरा बेटा मल्टीनेशनल कंपनी का इकलौता वारिस है, और ये लड़की क्या है, एक मामूली सी नौकरानी की बेटी जिसकी कोई औकात भी नहीं है। तुम्हारी बेटी के साथ मेरे बेटे का कोई जोड़ नहीं है। रानी कहने लगी, मगर मालिक, मेरी बेटी से शादी कौन करेगा? मैंने कहा, मेरे बेटे के साथ तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होगी। तुम अपनी बेटी की शादी जहाँ मर्जी हो वहाँ करवा दो। वह कहने लगी, मगर यह तो आपको करना ही होगा, आखिरकार आपके बेटे ने ही मेरी बेटी के साथ ये किया है। मेरी बेटी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मैंने कहा, अगर मैंने तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बना लिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। निकल जाओ अभी और इसी वक्त, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला लूँ। मैं तुम्हारी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जेल भी भेज सकता हूँ। कोई गलत कदम ना उठाए इससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। मेरी बात सुनकर वो दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगी। तभी नेहा ने माँ से कहा कि माँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि इन अमीर लोगों के सीने में दिल नहीं होता है। आप तो कह रही थी कि मालिक बहुत अच्छे हैं, हम गरीबों के बारे में बहुत सोचते हैं, मगर यहाँ तो मालिक पहले अपने बेटे के बारे में सोचेंगे। रानी दोबारा से मेरे पैर पकड़ने आ ही रही थी तो मैं पीछे हट गया। उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसने मेरी तरफ देख कर कहा कि मालिक, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने मेरी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी की है। आपका किया आपके आगे जरूर आएगा। मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके आपको और आपके बेटे को क्या मिला? मैं तो गरीब औरत हूँ, ये सब कुछ झेल जाऊंगी, मगर आप तो अमीर आदमी हैं। जब एक दिन यही सब कुछ आपकी बेटी के साथ होगा तो आपसे बर्दाश्त भी नहीं होगा। तब आपको मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा होगा कि मैं अपनी बेटी की परेशानी से कितनी बड़ी तकलीफ़ में आ गई हूँ। मगर मुझे उस पर बहुत अफसोस हो रहा था। उसके जाने के बाद मेरा बेटा कहने लगा कि डैड, रानी आंटी और उनकी बेटी की सारी हकीकत आज आपके सामने खुलकर आ गई है। इसलिए तो कहते हैं कि नौकरों को ज़्यादा सर पर चढ़ा कर नहीं रखना चाहिए। मैंने अपने बेटे को एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। मैंने आज तुम्हें बचा तो लिया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसकी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकता था। दिखता तो मुझे भी है। मैंने कहा, नेहा के साथ नाइंसाफ़ी की है और तुमने ही उसकी इज्जत खराब की है। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए, और आगे तुमने किसी भी तरह की कोई गलती की या हुई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मेरा बेटा अपना गाल पकड़कर खामोशी से वहाँ से चला गया, क्योंकि वह समझ गया था कि मैंने सारा सच जानते हुए भी अपने बेटे का ही साइड लिया है। सारी रात मैं सुकून से सो नहीं सका। मुझे रानी और उसकी बेटी की फिक्र हो रही थी। मुझे मन ही मन बहुत अफसोस भी हो रहा था कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। वह तो मुझे ही अपना सब कुछ मानती थी, तभी तो बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ अपनी बेटी का इंसाफ करवाने के लिए आई थी। मेरी बेटी और पत्नी जब घर आए तो उन्होंने मुझे रानी और नेहा के बारे में पूछा। मैंने उनसे कह दिया कि वे दोनों यहाँ से काम छोड़कर जा चुकी हैं। इसके अलावा मैंने अपनी पत्नी और बेटी को कुछ भी नहीं बताया। मेरी पत्नी तो खामोश हो गई थी, लेकिन मेरी बेटी ने काफ़ी दिनों तक उन दोनों के बारे में पूछा था। वक्त इसी तरह से गुजरता चला गया। मेरा बेटा भी धीरे धीरे संभल गया था, क्योंकि मैंने उसको सुधारने में बहुत मेहनत की थी।
मैंने उसके दोस्तों के साथ उठना बैठना घूमना फिरना सब कुछ बंद करवा दिया था और उसे अपने बिजनेस में ध्यान देने के लिए कहा था। उस दिन जो कुछ भी हुआ था ये सब मेरी पत्नी और बेटी को नहीं पता था। मेरा बेटा भी मेरे सामने आता तो बहुत शर्मिंदा ही होता था। 3 साल कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। शुरू में तो मुझे रानी और नेहा की बहुत कमी महसूस हुई थी, क्योंकि रानी एक तरह से हमारी फैमिली मेंबर बन गई थी। आखिरकार 25 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे पिताजी ने उसे हमारे घर पर नौकरी पर रखा था। मैं उसे तब से जानता था और अब अचानक से उसे नौकरी छोड़कर जाने का यह सब मेरी पत्नी और बेटी को कुछ भी ठीक नहीं लगा। लेकिन क्या कर सकते थे, इस बात को छुपाने के लिए मुझे न जाने कितने और झूठ बोलने पड़े थे। और फिर वक्त के साथ सब दिमाग से रानी और नेहा निकल ही गई। वह उस दिन के बाद कहाँ गई, उनके साथ क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता था, क्योंकि वह कभी दोबारा मेरे बंगले पर वापस नहीं आई थी। मैं भी उन दोनों के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। वे दोनों कभी ना तो मुझे दिखाई दी और ना ही हमारे घर में उनके बारे में कोई बात करता था। अब मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। लोग कहते थे कि पहले अपने बेटे की शादी करूं, लेकिन मैंने अपने बेटे का रिश्ता अपने बिजनेसमैन दोस्त की इकलौती बेटी से और करोड़ों की मालकिन से लगा दिया था, क्योंकि मैं अपनी ही लेवल की बहू अपने घर में लाना चाहता था और मेरी बेटी का रिश्ता भी एक ऐसे ही घर में करना चाहता था जो लोग हमारे लेवल के हों। फिर आखिरकार मेरी बेटी के लिए एक ऐसा रिश्ता मिल ही गया। मेरी बेटी के ससुराल वाले तो यूरोप में रहते थे, लड़का अकेला यहीं रहता था और अपना सारा बिजनेस वो अकेले ही संभाल रहा था। मुझे वो बहुत पसंद आया। उसके पेरेंट्स उन दोनों की शादी करवाने के बाद वापस यूरोप चले गए थे, मगर मेरी बेटी और दामाद इसी शहर में रहते थे। वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था, इसलिए उस पर चारों तरफ की जिम्मेदारियां थी। मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश रह रही थी। मैं भी बेफिक्र था कि मेरी बेटी को अच्छी ससुराल मिल गई है, जहाँ पर वह राज कर रही थी। और धीरे धीरे मेरी बेटी की शादी को 8 महीने गुजर गए थे। अब मैं 2 महीने बाद अपने बेटे की शादी करने ही वाला था और सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, जब एक दिन मेरी बेटी रोते हुए घर आई। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। डॉक्टर ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है और इसे अपना ख्याल रखना चाहिए। शुरुआती दिन है, स्ट्रेस लेना इसके लिए ठीक नहीं है। यह बात सुनकर एक तरफ तो हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये दुख सता रहा था कि हमारी बेटी पूनम को आखिर स्ट्रेस किस बात की है। उसकी इतनी कंडीशन खराब हो गई थी, मगर वह बेहोश थी। होश में आती तभी हमें सब कुछ बता सकती थी। हम उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। लगभग 2 से 3 घंटे बाद वह होश में आई तो मेरी पत्नी उससे मिलने के लिए कमरे में चली गई। मैं भी दरवाजे पर खड़ा हुआ अपनी बेटी को ही देख रहा था। वो होश में आते ही मेरी पत्नी से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी पत्नी बार बार उसे पूछ रही थी कि बेटी आखिर क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हारे पति से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? मगर वो तो इस समय यूरोप में है, बताओ भी क्या बात है? बेटी हम तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। फिर मेरी बेटी ने एक ऐसी सच्चाई अपनी माँ को सुनाई जो मैं भी दरवाजे से खड़ा सुन रहा था, लेकिन मुझे वो सब सुनने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे पैरों के तले जमीन ही नहीं है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे चारों तरफ से बिजली कड़कती हुई नजर आ रही थी। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत बुरी लगने लगी थी। मुझे खुद से अब नफरत महसूस होने लगी थी। मेरी बेटी रोते हुए बता रही थी कि पिछले 2 महीने से उसके घर में मौजूद एक नौकर उसे बहुत परेशान कर रहा है। एक दिन मेरी बेटी अपने कमरे में आराम कर रही थी
जब वह नौकर जबरदस्ती उसके कमरे में घुस आया। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके साथ जबरदस्ती की। मेरी बेटी अपने आप को उससे बचा नहीं सकी और वह नौकर मेरी बेटी की इज्जत खराब कर चुका था। मेरी बेटी ने उसे धमकी दी कि वह सब उस मेरी बेटी ने उसे धमकी दी कि वह सबको उसके बारे में बता देगी, लेकिन उसने उल्टा मेरी बेटी को ही धमका दिया। उसने कहा कि अगर वह आपने ऐसा कुछ भी कहा या कुछ भी करने की कोशिश की, उसने कहा कि अगर आपने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं आप पर इल्ज़ाम लगा दूंगा और मालिक से कह दूंगा कि आपका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। मेरी बेटी उसके आगे हाथ जोड़ रही थी कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मगर वह हर रोज़ अपने मालिक के घर में ना होने का फ़ायदा उठाता था और मेरी बेटी के साथ हर रोज़ ज्यादती करता था। मेरी बेटी ये बात हम लोगों को भी बताना चाह रही थी, मगर इन दिनों हम रवि की शादी की तैयारी में चल रहे थे। उसने काफ़ी दिनों तक ये बात छुपाए रखी, लेकिन जिस दिन उसका पति घर आया तो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी। पति ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर पति को एक जोरदार झटका लगा और उसने इस बच्चे को अपनाने से साफ मना कर दिया। मगर मेरी बेटी ने कहा कि ये आपका ही बच्चा है। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वे नौकर के बच्चे की माँ बन गई है, क्योंकि ये बच्चा सच में मेरे दामाद का नहीं था, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी 1 महीने की ही थी। जबकि पिछले 3 महीने से मेरी बेटी का पति यूरोप गया हुआ था। मेरी बेटी का पति यूरोप गया हुआ था। मेरी बेटी बार बार उसे सफाई दे रही थी कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपका ही है, लेकिन मेरा दामाद लगातार यही कह रहा था कि बच्चा मेरा नहीं हो सकता। मैं पिछले 3 महीने से यहाँ पर नहीं हूँ और तुम्हारी प्रेगनेंसी 1 महीने की है। इसके पीछे 1 महीने तुम किस किस के साथ मिली हो, किसके साथ रंगोली मना रही थी, ये तुम ही जानती हो। मैंने तो कभी तुम पर शक भी नहीं किया था। मुझे क्या पता था कि तुम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो। अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए तुम सारा इल्जाम इस घर के नौकर पे लगा रही हो। ये नौकर हमारे घर का पुराना नौकर है और हम इस पर बहुत भरोसा करते हैं। भला वह तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरी बेटी जोर जोर से रो रही थी। वह चीख चीख कर कह रही थी कि उसके साथ ये सब कुछ उस नौकर ने ही किया है। जब नौकर को वहाँ बुलाया गया और मेरे दामाद ने नौकर से सवाल किया तो वह पूरी बात सुनने के बाद कहने लगा कि नहीं मालिक, ऐसा कैसे हो सकता है। मालकिन तो मेरे लिए भाभी की तरह है। भला मैं अपनी भाभी पर कैसे गंदी नज़र रख सकता हूँ। हाँ, मगर मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ जो शायद मुझे नहीं बताना चाहिए। अब बात आपके घर खराब होने पर आ गई है और मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए मैं आपके साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता। वहाँ नजरें चुराने लगा। जब मेरे दामाद ने उससे पूछा कि तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो, बताओ जो भी बात है। उसने बताया कि मालकिन से मिलने के लिए आपके पीछे हमेशा घर में एक लड़का आया करता था। मालकिन का उससे अफेयर चल रहा था। यह बात तो मैं काफ़ी दिनों से जानता था। मेरी बेटी बार बार मुझसे यही कह रही थी कि झूठ बोल रहा है, मेरी इज्जत इसी ने खराब की है, मैं सच कह रही हूँ। मगर उसका पति उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मालकिन उससे मिलने बाहर भी जाती थी। आपके जाने के बाद वो घर में भी आने लगा था। यह सब सुनकर मेरे दामाद ने मेरी बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम खुद ठीक नहीं हो और बदनाम नौकर को कर रही हो। फिर मेरी बेटी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। वो रोते हुए वापस घर में आ गई और रो रो कर अपनी माँ से सब बताने लगी। डॉक्टर ने तनाव लेने से मना किया था, लेकिन पति से हुए तलाक का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह बोली
कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। मेरी बेटी की तकलीफ देख मुझे रानी और उसकी बेटी नेहा की तकलीफ की याद आ गई। मेरे बेटे की हवस का शिकार हुई वो लड़की आज मेरी बेटी की तकलीफ में मुझे दिख रही थी। मैंने अपनी बेटी से बोला कि गलती तुमसे नहीं हुई है, बल्कि गलती मुझसे और तेरे भाई से हुई है। फिर मैंने दोनों को पूरी बात बताई जो उन दोनों को नहीं पता थी। ये बात सुनकर उन दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था। उनको इंसाफ ना देकर के हमने पाप में भी अपने बेटे का साथ दिया था। मुझे रानी की बद्दुआ का असर साफ दिखने लगा था। दोस्तों, इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और अपने पैसे और पावर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि तकदीर का खेल कब पलट जाए कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और इसी तरह की और भी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमें इस तरह की मज़ेदार और रोचक कहानी लिखने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।